हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। यूपी टीपीएससी पीटी के क्विक रिवीजन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस चलिए सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न ले लेते हैं जो आपके होने वाले हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री के आपके 5 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं, तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन जो किया गया था किस अंग्रेज के द्वारा किया गया था, वो किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पर कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। तो उपनिषद पूछा गया है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए उपनिषद जो होते हैं वो यहाँ पर जो ईश उपनिषद जिसका नाम है वो यहाँ पर सबसे पुराना उपनिषद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चाणक्य का एक और नाम था क्या था। तो जो चाणक्य थे उनका एक और नाम हुआ करता था जिसका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये चीज़ इनके नाम थे, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो अगला है, अगला कहता है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। तो जो दिल्ली सल्तनत पे जो शासक हुए हैं जिन्होंने शासन किया है उनका यहाँ पर सही क्रम क्या है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो 4 में अगर ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आए थे गुलाम वंश के, उसके बाद यहाँ पे खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोधी वंश। तो यहाँ पे ये इसका शासक हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। इससे पहले अगर यहाँ पे कहीं के ऑप्शन में तुगलक के बाद सैयद भी दे देता है क्योंकि सैयद वंश ने इसके समकालीन शासक किया था, तो सैयद वंश भी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो आपका राइट आंसर है वो गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी, ये क्रम था हमारा सही का सही। क्वेश्चन नंबर जो 5 कहता है, इसमें कहता है कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है। तो इसमें से एक संस्कृत है, वो साहित्यिक कृति है, वो संस्कृत में रचित नहीं है। तो 5 में अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल जो है वो संस्कृत में नहीं है, बाकी रत्नावली, राजतरंगिणी कल्हड़ की, मेघदूत जो है वो आपकी किसकी है, वो कालिदास की है। तो ये सारी की सारी जो है संस्कृत में है। अगला राष्ट्रीय आंदोलन से जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो कहता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है। देखिए जो फ्रंटियर गांधी हैं उनको जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पे एक देख लेते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जानते हैं। तो बादशाह खान नाम आपने मूवी वगैरह में सुना होगा, बहुत फेमस है। तो बादशाह खान के नाम से जिनको जाना जाता था वो व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न देखें। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो कहता है वह महिला कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उससे भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो देखिए भारत की कोकिला के नाम से जिनको जाना जाता है वो यहाँ पर कौन सी महिला हैं। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सरोजनी नायडू। यानी कि सरोजनी नायडू ने क्या किया था, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी महिलाओं को जागृत करने के लिए। तो ये इसका राइट आंसर है, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। तो देखिए एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जेल की दीवारों पर एक महाकाव्य था जिसका नाम था कमला, उसको लिखा था। तो उन व्यक्ति का नाम बताइए। देखिए क्वेश्चन बहुत यूनिक है, तो यूनिक क्वेश्चन आपके एक दो पढ़ते जरूर हैं एग्जाम में, स्पेशली यूपी के एग्जाम में जीके खासकर अच्छी पूछी जाती है। तो वीडी सावरकर जो हैं वो राइट आंसर हो जाएंगे। तो वीडी सावरकर ने क्या किया था, जेल की दीवारों में महाकाव्य लिखा था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखें। तो गाइस क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि लेडी विद द लैम्प। तो लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है। तो 10 में अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इनको जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को यहाँ पर लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला प्रश्न देख, अब ज्योग्राफी के 5 प्रश्न देखें तो कहता है कि पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से कहाँ का हिस्सा है। तो देखिए जो पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय है वो मूल रूप से कहाँ का हिस्सा है। तो 11 में अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए आप तो कहता है इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि असम का हिस्सा है। तो असम का कौन सा हिस्सा है, वो है पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियाँ कहाँ पर है। तो देखिए गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ बेसिकली कहाँ पर पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है जो मेघालय में हो जाएगा। तो देखिए इन्हीं पहाड़ियों पे एक जगह स्थित है जिसको कहते हैं मासिनराम। मासिनराम क्यों फेमस है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो वहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये पहाड़ियों का मुख्य कारण ये होता है, मान लीजिए हिमालय है तो हिमालयों से जो आपकी मानसून की हवाएं जाती हैं वो टकरा करके आपकी पूर्व तरफ मुड़ जाती हैं। और पूर्व तरफ क्या है, यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ इस तरीके से हैं। तो यहाँ पर इनमें टकरा कर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे विश्व में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें
13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास है। तो टोडा जनजाति बहुत फेमस है ये, तो ये कहाँ का मूल निवास है। तो देखिए टोडा जनजाति जो है वो मूल निवास कहाँ की है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब देखिए नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर टोडा जनजाति निवास करती है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि काली मिट्टी को डैश मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जो काली मिट्टी होती है आपको पता है कि ये उपजाऊ होती है किस चीज़ के लिए, बेसिकली यहाँ पर जो कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। तो काली मिट्टी यहाँ पे 14 का राइट आंसर हो जाएगा रेगुर। रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं कि काली मिट्टी को। अगले प्रश्न की ओर चलें तो गाइस यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि इंदिरा गांधी नहर डैश से निकलती है। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है। तो 15 में देखिए इंदिरा गांधी नहर की योजना ये थी कि पूरा जितना राजस्थान का एरिया है, अब जितना आपका मरुस्थल का एरिया है वहाँ पर पानी पहुंचाना, उसको सिंचित करने का प्लान बनाया गया। तो इसी के तहत इंदिरा गांधी नहर योजना की शुरुआत हुई और ये कहाँ से निकाली गई। तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो हो जाएगा हरिके बांध। तो एक बांध है हरिके, वहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल के नीचे का परसेंट कितना है। तो देखिए जो बीपीएल होता है यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उसके नीचे कितने लोग हैं अपने इंडिया में। टोटल इसका राइट आंसर हो जाएगा 22%, यानी कि 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं अपने इस समय इंडिया में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। तो कहता है आपका इकोनॉमिक्स में कि 17 में जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं। देखिए जो बाजार यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है उसमें कमी होती है स्पर्धा की, तो उसको क्या कहते हैं। 17 का ए हो जाएगा, उसको कहते हैं मोनोपॉली। मोनोपॉली का मतलब होता है जहाँ जिस बाजार में कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई स्पर्धा नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए 18 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले नए 100 रुपये के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तब देखिए यहाँ पे 100 रुपये का नोट चाहे 2000 का हो या फिर आपका जो नोट है 500 का, 10 का, 20 का, तो इनके पीछे अगर आकृति छपी होती है तो उस आकृति को आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। तो 18 में आपका जो बी हो जाएगा सही, क्योंकि रानी की वाव की आकृति है। तो रानी की वाव कहाँ पर है, ये गुजरात में स्थित है और ये 100 रुपये की नोट के पीछे पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए 19 कहता है कि कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वो बेंगलुरु में है। अब देखिए कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। अब वहाँ से क्या होगा आपका बेंगलुरु कर्नाटक में, तो वहीं पर मुख्यालय, इससे आप रिलेट करके इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब 20 देखें तो 20 में कहता है कि अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाएगा। तो 20 में अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हो जाएगा वो बेस रेट, यानी कि जो बेस रेट होता है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है। चौथा अध्याय का मतलब होता है जो भाग 4 है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो 21 में जो भाग 4 में क्या चीज़ें मेंशन है आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ पर हैं, वो भारतीय संविधान के भाग 4 में है और ये कहाँ से लिए गए, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि खबरों में अक्सर देखा जाने वाला जो शिक्षा का अधिकार कानून है आरटीई, ये किस वर्ष लागू हुआ था। तो देखिए जो शिक्षा का अधिकार कानून है राइट टू एजुकेशन, ये किस वर्ष लागू हुआ। अब ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये किस अनुच्छेद में, 21 में है, सभी को पता है। अब यहाँ पे 22 में जो कहता है वो है आपका बी राइट आंसर, यानी कि 2010 में इसको लागू किया गया। जो आरटीई है शिक्षा का अधिकार, उसको 2010 में लागू किया गया था। गाइस देखिए यहाँ पे क्विक रिवीजन की सीरीज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, हम आपको 50% कराते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी कम समय बचा है। तो इसमें क्या करते हैं आप लोग, ग्राफ और मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह प्रैक्टिस तो करेंगे नहीं इतना ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे, आप जीएस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये 50 नंबर आपको मेरिट में नाम दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 23 कहता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया। देखिए रामनाथ कोविंद जो है इस समय तो वो राष्ट्रपति हैं अपने यहाँ के, तो क्या कहता है कि ये पहले क्या थे। तो 23 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि पहले ये थे बिहार के राज्यपाल। तो बिहार के राज्यपाल थे, उसके बाद इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया, फिर ये राष्ट्रपति बने, क्योंकि यहाँ पर एक पद पर अगर आप हैं तो दूसरे में नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है, तो 24 में है
कि एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामित किया जाता है। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो 24 का यहाँ पर देखिए वो 2 हो जाएगा। तो गाइस देखिए ये 2 राइट आंसर तो हो जाएगा, लेकिन हाल ही में एक यहाँ पर प्रस्ताव लाया गया था जिसके तहत कहा गया कि इसकी संख्या 0 कर दी जाए। तो उस पर अभी विचार विमर्श होना बाकी है या फिर फाइनल हो गया है, इसका पूरा क्लियर नहीं है हमें। तो आप ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे 0 हो गई या फिर 2 अभी भी है। अब क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि डैश ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया। तो इनमें से जो एक व्यक्ति है उन्होंने 2 बार यहाँ पे कार्य किया है, भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। अब 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुलजारी लाल नंदा जो हैं इन्होंने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया है। अब ये तो हो गया इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें 26 कहता है, साइंस के 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो कहता है 26 में कि 1 क्यूसेक जल लगभग किसके बराबर होते हैं। देखिए अभी कहता है ना कि इतना क्यूसेक पानी बाढ़ में इस नदी में छोड़ा गया तो उसकी वजह से बाढ़ आ गई। तो क्यूसेक का बेसिकली मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे क्यूसेक का जो मतलब होता है 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 28.317 लीटर पर सेकंड। इतना पानी यहाँ पर जो 1 क्यूसेक में लगभग होता है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है तो क्या कहलाता है। तो उस उपकरण का नाम आपको बताना है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में कन्वर्ट कर देता है। अब 27 में अगर देखें आपका वो होता है माइक्रोफोन। तो देखिए माइक्रोफोन क्या होता है। अब माइक्रोफोन करता है ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में कन्वर्ट करता है, तभी यहाँ पर देखिए इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का रासायनिक प्रतीक है। तो देखिए इतना आसान प्रश्न हो सकता आ जाए क्योंकि 1-2 प्रतीक एसएससी में भी पूछे जा चुके हैं, तो ये कोई वहाँ बड़ी बला नहीं है। तो 28 में कहता है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पीबी से क्या दर्शाते हैं, हम लेड को दर्शाते हैं और यहाँ पे लेड से पीबी को दर्शाते हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर जो 29 कहता है कि किस तत्व की परमाणु संख्या 31 से। तो परमाणु संख्या का मतलब क्या है, आपका जो है एटॉमिक नंबर 31 होता है, किस चीज़ का होता है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो गैलियम है। क्योंकि इसके लिए भैया आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए क्या करना है, आपको रटना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है। तो मादा जनन अंग का एक भाग कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 30 में क्या है, गर्भाशय मादा में होता है, गर्भाशय ग्रीवा मादा में है, योनि मार्ग मादा में है, लेकिन शुक्रवाहिका यानी कि जो स्पर्म वाली है, स्पर्म के इसमें होते हैं वो मेल में होते हैं, वो क्या होता है नर में होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है। तो एशियाई मैराथन जिन्होंने जीता, ये चैंपियनशिप हुई जिसका जो जीता उन्होंने, किसका नाम क्या है, 61 का हो जाएगा बी, यानी कि बी गोपी थोनाकल। तो गोपी थोनाकल जो हैं वो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। अब यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया कि गोपी थोनाकल किस खेल से संबंधित थे। वो हैं मैराथन का मतलब होता है दौड़, ये एथलेटिक्स में आता है, जिसमें यहाँ पर अभी नीरज चोपड़ा ने पदक भी जीता, गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेट कौन बनी है। तो देखिए पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी जिन्होंने T20I में 2000 रन का कारनामा पूरा कर लिया, तो बनी है मिताली राज। तो मिताली राज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 63 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। तो यहाँ पे एक ग्रह है जो मनुष्यों द्वारा खोजा गया पहला ग्रह था। तो 63 का राइट आंसर है गाइस वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि यूरेनस को यहाँ पर खोजा गया था सबसे पहले मनुष्यों द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भाई। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है। अब यहाँ पे बोत्सवाना एक कंट्री है, उसकी मुद्रा का नाम क्या है। अब 64 में देखें तो इसकी मुद्रा का नाम है पुला, पुला नाम है भैया इनका, पुला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 65 कहता है कि ऑस्कर को और कौन सा अवार्ड कहा जाता है। तो ऑस्कर जो अवार्ड होते हैं इनको एक और नाम भी दिया जाता है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकादमी अवार्ड। तो 65 का सी, यानी कि अकादमी अवार्ड के नाम से भी इनको जाना जाता है ऑस्कर को। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि भारतीय खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में उसके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। तो भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में आजीवन योगदान देने के लिए किसको सम्मानित किया गया। तो 66 का ए, यानी कि ध्यानचंद पुरस्कार
जो है उससे सम्मानित किया गया। तो हाल ही में देखिए क्या हुआ, मेजर ध्यानचंद के नाम पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो हुआ करता था, अब क्या होगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उसका पूरा नाम हो गया है, उसको चेंज कर दिया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है कि उस व्यक्ति एक अव्यवसायी पहलवान का नाम बताएं जिसने जिंदगी पर दंगल फिल्म बनाई गई। तो दंगल फिल्म आप सभी लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी नाम तो सुना होगा। तो वो यहाँ पर एक पहलवान है जिनके नाम पर बनी हुई है, तो उनका नाम क्या है, 67 का राइट आंसर हो जाएगा महावीर सिंह फोगाट। तो फोगाट सिस्टर आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर सिंह फोगाट। अब क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो आरएनए का फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर 68 का, सभी को पता होना चाहिए कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है कि वर्ष 2023 में रग्बी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए, विश्व कप हो या फिर आपका ओलंपिक हो या कोई भी खेल हो, तो उनका कहाँ आयोजन होना है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि फ्रांस इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रांस में रग्बी विश्व कप की मेज़बानी अभी करेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लास्ट कहता है कि 70 में मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है गीत गोविंद, इसके लेखक कौन है। तो गीत गोविंद के लेखक जो हैं वो सभी को पता होना चाहिए, जयदेव। जयदेव के द्वारा लिखी गई गीत गोविंद पुस्तक। तो गाइस हमने 50 प्रश्न किए, 50 में से आपने कितने सही किए वो जरूर कमेंट बताएं। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।